नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी के सांसदों के साथ पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, चुनावों को लेकर दिया मंत्र, राज्यों के कामों का लिया फीडबैक। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, पेगासस मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार के आयोग पर रोक, जारी किया गया नोटिस। अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत को निशाना बना रहे आतंकी पाकिस्तान में सक्रिय, मुंबई पुलवामा हमलों के मास्टरमाइंड घूम रहे हैं आजाद। नवजोत सिंह सिद्धू की फिर फिसली जुबान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में दी गाली, चन्नी सरकार पर कसा तंज। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक का रेप पर विवादित बयान, बोले रेप से बच नहीं सकते तो एंजॉय करें, दिल्ली में दर्ज हुआ केस। सबसे पहले बात पीएम मोदी की मेगा मीटिंग पर। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तय करने के लिए पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में 36 सांसदों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान सांसदों से चुनाव को लेकर पूरी ताकत के साथ जुटने को कहा, साथ ही नसीहत भी दी कि कोई भी व्यक्ति पार्टी या संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। इस दौरान पीएम ने राज्य का फीडबैक भी सांसदों से लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। डॉक्टर साहब, पहले पीएम ने काशी में मुख्यमंत्रियों की बैठक ली और अब सांसदों के साथ चर्चा, क्या कोई तगड़ी रणनीति बन रही है? प्रधानमंत्री ने नाश्ते पे करीब 40 एमपीज को, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको बुलाया था। और ये मीटिंग इसलिए कराई गई थी कि कई सारे जो एमपीज हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड समझ रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, ये एमपीज को मालूम तक नहीं था। और इसको लेके एक डिसइंचेंटमेंट था। और इसलिए कई सारे जो एमपीज थे, जिनका रोल बड़ा ही अहम होता है विधानसभा चुनाव में, हर एमपी के पास करीब 7 के आसपास वो विधानसभा सीटें होती हैं, उनमें उनका एक पॉपुलैरिटी होता है, एक वर्चस्व होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपने आप को एलिनेटेड समझ रहे थे और वो मन लगा करके इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। हालांकि समस्या दोनों तरफ से थी, ऐसा नहीं है कि ये लोग पार्टी के लिए काम नहीं करना चाह रहे थे। दरअसल इनके पास वो सारी जानकारियां नहीं होती थी कि दरअसल जो पार्टी संगठन है वो प्रचार प्रसार किस हिसाब से कर रही है। तो इस डिसइंचेंटमेंट के बारे में प्रधानमंत्री को मालूम चला, तब उन्होंने इन सब लोगों को बुलाया, अच्छे से समझाया, नाश्ता भी कराया और एक सबक भी दे दी कि ये वक्त इधर उधर सोचने की नहीं है, ये वक्त सीधे सीधे चुनाव में लग जाने के लिए है और एक चैलेंज लेने की है कि आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसी आए, उसमें आपको लगना है। तो ये एक मीटिंग बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से न सिर्फ संगठन, सरकार, साथ ही साथ जो तमाम छोटे बड़े लीडर हैं उनके ऊपर बाकायदा एक मॉरल अथॉरिटी रखते हैं। अब बात ममता पर पड़ी सुप्रीम फटकार पर। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए पेगासस मामले में की जा रही जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व जज मदन बी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। इस आयोग को पेगासस मामले की जांच करनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर आयोग के काम को रोकने का आदेश दिया है। दरअसल पेगासस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आयोग गठित किया जा चुका है। कोर्ट ने आयोग गठित करते हुए ममता बनर्जी सरकार के गठित आयोग की जांच को रोकने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के गठित आयोग ने जांच नहीं रोकी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। डॉक्टर साहब, पेगासस मामले की जांच के लिए ममता सरकार के गठित आयोग पर रोक कितना बड़ा झटका है? ये तो बिल्कुल वही कहानी है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। दरअसल पूरा विपक्ष इस बात को लेकर के बवाल मचा रहा था। एक तो पूरा का पूरा
संसद का सत्र इस पेगासस केस में बेकार चला गया, खत्म हो गया। इन लोगों ने सदन की कार्रवाई चलने तक नहीं दी और ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार स्नूपिंग कर रही है। कई सारे पत्रकार, कई सारे नेता सामने आकर खड़े हो गए कि भाई हमारे फ़ोन में जासूसी, वो पेगासस वायरस घुसा हुआ है, उसके जरिए सरकार सारा काम कर रही है। और प्रधानमंत्री बनने की सपना देखने वाली ममता बनर्जी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा गई कि भाई इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये राइट टू प्राइवेसी का मसला है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज करारा तमाचा मारा है विपक्ष के सारे प्रोपेगेंडा के ऊपर, उससे दूध की तरह ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये तमाशा ज़्यादा कर रहे थे, इनके आरोपों में कोई दम नहीं था। अगली खबर आतंक के आका पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन अब भी लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को ये आईना अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में फेल्ड स्टेट करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के साजिद मीर जैसे मुंबई हमले और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान इनके समेत किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम रहा है। डॉक्टर साहब, अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या वाकई पाक इन आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा करता है? अमेरिका की इस रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं और इसमें एक बात जो फक्र करने की है वो ये है कि रिपोर्ट साफ साफ दर्शा रहा है, बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो आज का हिंदुस्तान है वो आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का, हिंदुस्तान के प्रोएक्टिव होने का नतीजा है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने तमाम पॉलिटिकल प्रेशर्स को दरकिनार करते हुए, आपको याद होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, कई सारे लीडर्स, कई सारी पार्टियां, बहुत सारे पत्रकार ये कहना शुरू कर दिए थे कि तालिबान से हमें बातचीत करनी चाहिए, तालिबान को एक सरकार की तरह उसको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। काश हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो शायद ये लोग ये काम कर दिए होते। लेकिन तमाम नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तालिबान को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि जिस हिसाब से पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। और ये रिपोर्ट सही सही इस बात को बताती है कि पाकिस्तान में जो सरकार है, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो ISI है, वो आतंकवाद से लड़ने के बजाय आतंकवाद के साथ खड़े होकर उनकी मदद करती है। और इसलिए एक बार फिर हर हिंदुस्तानियों को इस बात के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान बदल गया है। अब हिंदुस्तान इस तरह के आतंकवाद के नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है। अगली खबर सिद्धू की बदजुबानी पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की एक बार फिर जुबान फिसल गई है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान सिद्धू से मीडिया ने लेबर कार्ड बांटने से जुड़ा सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां देने लगे और अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए फिर नजर आए हैं। डॉक्टर साहब, क्यों सिद्धू बार बार मीडिया के सामने बदजुबानी करते हैं और अपनी ही चन्नी सरकार को घेर लेते हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, ये दरअसल भस्मासुर हैं। अब इन्होंने गाली तो दे दी, अब इनकी राजनीति का वो हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, उनको ये लगता है कि वो इस तरह की बातें करके लोगों को खुश कर सकते हैं। ये अपने आप में पंजाब के लोगों, वहाँ की भाषा, बोलचाल, उसके ऊपर भी एक कटाक्ष है। इनकी मानसिकता को आप समझिए। उनको लगता है कि इस तरह की बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आप गली मोहल्लों के जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, वो आप एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। दरअसल ये आदमी कॉमेडियन है, इसको आदत है तालियों की। और इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी वो दांव पे लगी रहती है।
अब ऐसे शख्स को आप नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कल ये तो ओथ लेने के बाद ही गाली गलौज शुरू कर देगा। लेकिन खैर, ये तो सिद्धू की आदत की बात हो गई। क्या नुकसान पहुंचा है? अभी 2 दिन पहले ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के लीडर टेनी ने आपा अपना खोया। तमाम विपक्ष उसके इस्तीफे की मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आ गई कि भाई ये बदतमीज जो गृह राज्य मंत्री है, इसको बाकायदा इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये बदजुबानी करता है। अब ये मामला अभी ठंडा हुआ नहीं था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठे बिठाए एक रॉकेट छोड़ दिया। अब किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी टेनी का इस्तीफा मांगेगी, किस हिसाब से विपक्ष टेनी का इस्तीफा मांगेगी? अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए हो गया कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा लो, तब जाकर के आप टेनी के इस्तीफा की बात कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को ये समझ में अब तक नहीं आया है कि एक कॉमेडियन, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हंसाता है, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना कितना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। आखिरी खबर कांग्रेस विधायक की गंदी बात पर। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि जब रेप को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। हैरानी वाली बात तो ये है कि कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसते नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। वहीं दिल्ली के एक एनजीओ ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है और कांग्रेस विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस विधायक का रेप पर इतना बेतुका बयान कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? कांग्रेस के नेता ने इस तरह की घिनौनी बातें कह के एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है, हिंदुस्तान की जनता के चेहरे पे तमाचा मारा है कि हम किस तरह के लोगों को चुन लेते हैं जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे बाकायदा जूते से सम्मानित करना चाहिए। ये इसलिए कि ये इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने का अधिकार किसी आम शख्स को भी नहीं है। ये तो एक ओहदे पे बैठा हुआ एक नेता है और लोगों को भी ये समझना चाहिए हम किस तरह के वाहियात किस्म के लोगों को चुनते हैं, वोट देते हैं, उनको मंत्री और उनको पता नहीं क्या क्या सम्मान से हम उसको नवाजते हैं। तो ये एक गलती इस देश के लोगों की भी है कि इस तरह के इनसेंसिटिव लोगों को हम चुनकर विधानसभा और संसद के अंदर भेजते हैं। दूसरी बात, ये औरतों के प्रति मानसिकता को भी झलकाता है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, हर पार्टी में इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको जो इस तरह की भद्द टिप्पणी आज या पहले वो कर रहे थे और ये आखिरी टिप्पणी नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। ऐसे में जो जनता है उनको सचेत रहने की ज़रूरत है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अभी यूपी में बड़ा चल रहा है कि हम लड़की है हम लड़ेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में प्रियंका वाड्रा वो बाकायदा ढिंढोरा पीट रही है। अब तक ये शख्स कांग्रेस पार्टी में कैसे बना हुआ है, इसका जवाब प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए। तमाम महिला जो सांसद हैं, जो नेत्री हैं, उनको पार्टी को छोड़ के, पार्टी लाइन को छोड़ के सामने आना चाहिए। ये लोग संसद के अंदर खुद तमाशा करते हैं, टेबल पर चढ़ के कथक करते हैं, वहाँ पे किताबों को स्पीकर के ऊपर फेंकते हैं और जब उनको सस्पेंड किया जाता है तो ये गांधी जी के तस्वीर के आगे प्रदर्शन करते हैं। ये मौका है कि हर पार्टी के नेताओं को, खास करके महिला नेताओं को, उसी गांधी जी की मूर्ति के नीचे प्रोटेस्ट करना चाहिए और इस शख्स को जेल के अंदर भेजना चाहिए ताकि आज के बाद इस तरह की वाहियात बातें कोई भी नेता न करे, चाहे वो कितना बड़ा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर वो प्रधानमंत्री हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीधा देहरादून से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।